अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुश आमदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली है, वही मेरे चैनल का नाम भी, वही रिक्वेस्ट सब्सक्राइब करने की, बेल आइकन दबाने की, थंब अप करने की। और अगर आपको शौक है तो आप जरूर इस पे कमेंट कीजिएगा, अच्छे बुरे की सही बात समझ में नहीं आ रही, बेकार की बातें कर रहे हो या बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, जो भी आपके लगे कमेंट कर दिया करें, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में बात रोकी थी कि दो प्रोफेशन जो हैं, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल बड़े पैमाने के समझे जाते हैं। एक उसमें डॉक्टर्स हैं और लॉयर्स हैं। अब पाकिस्तानी लॉयर्स के बारे में मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता कि उनकी इज्जत और वैल्यू और उनकी रिक्वायरमेंट किस तरह की, किस लेवल पे है। मैं अगर बाहर की दुनिया के लॉयर्स की बात करूं तो जो पैसे बनाने वाले दो प्रोफेशन है, अमेरिका को ही एग्जाम्पल दूं कि मैं वहीं से आया हूं, तो उसी को एग्जाम्पल दे सकता हूं कि सबसे ज्यादा पैसे बनाने वाले दो प्रोफेशन वहां पे, और तीसरा जो है बताता हूँ वो क्या है। लेकिन सबसे पहले मैंने जो ये दो प्रोफेशन की बात की है, तो उसमें डॉक्टर्स हैं और लॉयर्स हैं। यही दो प्रोफेशन है, इसकी पढ़ाई के ऊपर भी सबसे ज्यादा पैसा लगता है। लोगों को बहुत ज्यादा कर्जे लेना पड़ता है इस पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए। जब वो पढ़ाई खत्म करके निकलते हैं तो बेशुमार कर्जे की इसमें दबे होते हैं, बोझ में। तो इनको जब पैसे मिलते हैं इसमें अक्सर लोगों के 10-15 साल तो कर्ज उतारने में ही गुजर जाते हैं। लेकिन इन दो प्रोफेशन को सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं भारत की दुनिया में। तीसरा प्रोफेशन जो है, जो कि तीसरा आ रहा है, वो है सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। और उसमें अब फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम क्या है वो भी बात होगी किसी और, लेकिन अभी सिर्फ डॉक्टर्स इंजीनियर को फोकस करते हैं, ठीक है, नहीं डॉक्टर और लॉयर्स को। हुआ ये कि वहां पे अमेरिका में टेस्ट लिए जाते हैं डॉक्टर्स को एक तरह से फाइनल सर्टिफिकेशन देने के लिए, और लॉयर्स का भी बार एग्जाम होता है। इसके बाद अगर आप बार एग्जाम पास कर लें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पाकिस्तान में शायद ये सिस्टम होगा इसी तरह से कुछ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। अगर जो लोग जानते हैं वो मुझे बताएं कि क्या सिस्टम है। लेकिन अगर मैं बाहर की दुनिया को लेकर चलूँ कि वहां पे उन्होंने क्या किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किसी मतलब एक तरह से एजेंट को रोबोट नहीं था, एजेंट ही था। एक एजेंट मतलब वर्चुअल, कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर एंटिटी है जिसको उन्होंने सारी मेडिकल की फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। इस तरह से सारी उन्होंने लॉयर्स की जो भी पढ़ाइयाँ होती हैं, जो भी है, वो भी सारी इंफॉर्मेशन दूसरे एजेंट को दे दी। फिर इम्तहान में ले जाके बिठा दिया। बिठाने से मतलब ये नहीं फिजिकली बिठा दिया, बल्कि एक वर्चुअल एजेंट को वही इम्तहान दिया जो कि वहाँ के डॉक्टर्स को दिया जाता है पास करने के लिए, ताकि वो फील्ड में जाके काम करें। दोनों ने अपने अपने एग्जाम दिए। उसमें सबसे अच्छा जो इंसानों के वालों जो डॉक्टर था, उसके जो नंबर आए, इस वर्चुअल एजेंट के उससे भी ज्यादा नंबर आए। आप इससे समझ लें कि मालूमात की इसके पास भरमार थी। तो इस ऑलमोस्ट वर्चुअली इसने कोई उसके इम्तहान में गलती की ही नहीं। और गलती जो की भी, वो असल में ये लग रहा था इंसान को गलती है, लेकिन असल में वो गलती नहीं थी। बाद में डिस्कवर हुआ कि उसके जो आंसर को गलत काउंट किया गया था वो गलत नहीं था। इंसानों को नहीं पता था कि वो आंसर जो उन्होंने दिया है वो सही दिया है, जदीद मालूमात के लिहाज से, ठीक है। तो इसी तरह से लॉयर का भी जो होता है बात का एग्जाम, तो उसमें भी एक किसी वर्चुअल एजेंट को, जिसमें सारी ट्रेनिंग दे दी गई है लॉयर्स के कोर्सेज की और सारी मालूमात की, जैसे लॉयर्स ने एग्जाम दिया। तो इस एजेंट के सबसे हायर नंबर थे बनस्बत जो इंसानी सूरत में जो लॉयर बनते हैं उनके मुकाबले में। जिससे ये बात एक तय हो गई कि ये एजेंट जो कि वर्चुअल बनाया था उन्होंने, अभी फिजिकली नहीं बनाया था, ना डॉक्टर ना वो, उन दोनों की मालूमात जो इंसानी डॉक्टर और लॉयर्स हैं उनसे कहीं ज्यादा है, ठीक है। ये बात एक बात तय होगी। अब इसमें एक ह्यूमन फैक्टर भी आएगा, इसके बारे में बात करूंगा। अगर डॉक्टर को लेके चलें तो मेरे भाई डॉक्टर हैं, तो उनसे बात हो रही थी मेरी, कहने के भाई देखो, मैं जिस तरह से बात करता हूँ और बहुत सारी थ्योरीज को लेके चलता हूँ, बहुत सारे एंगल्स को देख के चलता हूँ, मैं लोगों के यहाँ की जिंदगी के मामला को जानता हूँ, जिस जगह पे वो प्रैक्टिस करते हैं अपने मेडिकल की, वहां पे क्या मामला है, क्या मसाइल हैं, उस लिहाज से मेरे बहुत सारे फैसले होते हैं। लेकिन ज्यादातर डॉक्टर जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो लेके आया फॉर एग्जाम्पल शोल्डर का दर्द, उसने उठा के पेन किलर लिखा, भेज दिया, उसको खत्म कर दिया काम। ये डॉक्टर्स का वतीरा है ज्यादातर यहाँ पे, कि उन्होंने जो चीज आई उसका डायरेक्ट जल्दी से डीप जाने के बजाय, डीप समझने के बजाय कि इसके रीजन क्या है पेन होने के, पेन को खत्म करने का उन्होंने बस मेडिसिन लिख दी। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं भाई अपने डॉक्टर भाई जो है उनके क्लिनिक बैठा था, उसके बाद कोई औरत आई कि मेरे शोल्डर में दर्द है। अब जाहिर है मेरे ध्यान में वही आया कि ये लिखेंगे कोई ना कोई पेन किलर। चले भाई, पेन किलर तो इसलिए कि उस वक्त का एक पेन खत्म करने का तरीका है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चनिंग इस तरह से की कि भाई तुम्हारे घर में क्या तुम तकिया ऊंचा है, मोटा है, छोटा है, जमीन पे सोती हो, बिस्तर पे सोती हो, बिस्तर का कंफर्टर सॉरी मैट्रेस जो है फर्म है, हल्का है, और क्या औलाद है, बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको गोद में उठाना पड़ता है, नहीं उठाना पड़ता है, सामान घर के अंदर सब इधर से उधर मूव करते हुए कौन सा हाथ इस्तेमाल होता है। ये सारी जजमेंट उन्होंने इस तरह कर रहे थे कि इस शोल्डर में दर्द, दूसरे शोल्डर में नहीं, इस शोल्डर में दर्द होने की वजह क्या है। चले पेन किलर से दर्द तो खत्म हो जाएगा वक्ती तौर पे, अगर आपने वजह ही नहीं पकड़ी और बताया ही नहीं कि आप क्या तब्दीली लेके आए अपनी जिंदगी में,
तो ये दर्द तो दोबारा आ जाएगा। दूसरे डॉक्टर फिर लिख देंगे उठा के दवा, और वो लोग फिर खाते रहेंगे सारी जिंदगी दवा दवा दवा, लेकिन जो जड़ है वो नहीं पकड़ेंगे कि जड़ कहती। वहां पता ही चला कि वो औरत के जो बच्चे हैं उसको गलत अंदाज में उठाती थी, दिन रात पूरे दिन अपने वो रखती थी उठा के, उसकी वजह से एक साइड के ऊपर ही रखती थी हमेशा, वो शोल्डर में उसके दर्द चल रहा था। तो पूरी फिर बात हुई कि भाई इस तरह से चेंज करो, उस तरह चेंज करो। तो मेरे भाई ने पूछा कि भाई ये बताओ मुझे कि एआई वाले मेरे जैसे डॉक्टर कैसे बनेंगे। मैंने कहा हाँ, ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है। वो जनरल 90% जो डॉक्टर आजकल काम कर रहे हैं ना, कि दर्द बीमारी बताई, उधर सर्च करके लिखा, पर्ची पकड़ा दी, बगैर डिस्कवर किए कि पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्या वजह बनती है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किस वजह से शुरू हुआ, वो जानने वाले डॉक्टर उन मुश्किल से इस वक्त मेरे ख्याल में तो 2-3% ही होंगे जो कि इस हद तक डीप जाके किसी की हेल्प करना चाहें। तब जब मुझसे भाई ने पूछा कि भाई मेरे जैसा डॉक्टर कैसे बनेगा, मैंने कहा हल है उसका, वो उस पर काम हो रहा है इस वक्त। वो इस तरह से काम हो रहा है कि रोबोटिक डॉक्टर बनेगा, वो आपकी आके क्लिनिक पे बैठेगा 3 महीने 6 महीने, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है कि आप किस तरह से अपने पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, और कौन आ रहा है उससे आप क्या सवाल कर रहे हैं, उसकी क्या हिस्ट्री बन रही है, क्या नहीं बन रही है। वो इस 6 महीने में आपको पूरा ऑब्जर्व करके, क्योंकि ज्यादातर 6 महीने में, ज्यादातर हर नहीं लेकिन ज्यादातर वो रिपीट पेशेंट ही होंगे जो कि आएंगे और फिर दोबारा से गायब हो जाएंगे, फिर 3-4 महीने 5 महीने बाद आएंगे। 1 साल समझ लें, 1 साल का पीरियड अगर आप मैक्सिमम लगा लें रोबोटिक को कोने में बिठा के। कभी कभी मैं जाके क्लिनिक में कोने बैठता हूं, तो अगर आप उसको रोबोट्स को कोने में बिठा दें और उससे ऑब्जर्व कर रहा है कि आपका तरीकाकार क्या है, वो आपकी साउंड सुन रहा है, आपके क्वेश्चन सुन रहा है, आपके स्टाइल देख रहा है, आपके पेशेंट से आपका कनेक्शन देख रहा है, वो सब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है आपका डुप्लीकेट अपने आप को बनाने के लिए। इस तरह से यहां तक कि वो आपकी आवाज वो आप ही के अंदाज में बोलेगा। जब उसका काम आ जाएगा, अच्छा जी मैं जा रहा हूं, अब तुम संभालो मेरी क्लिनिक, तो वो आके बैठेगा उस जगह पे, आप ही की आवाज निकलेगी, आप ही के अंदाज में बोलेगा, आप ही की तरह का जोक करेगा, आप ही की तरह के सवाल करेगा, आप ही के अंदाज में लिखेगा, सब चीजें वो आपकी तरह करेगा। जरूर है कि पेशेंट शुरू में अजीब सा लगेगा पेशेंट्स को, ये क्या हो रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि जब वो बैठना शुरू करे तो आप कहीं रिमोटली स्क्रीन के जरिए कनेक्टेड रहें शुरू में कुछ अरसे, कि वो हर दवा लिखने के बाद, पर्चा लिखने के बाद रोबोट जो है कहेगा अच्छा लेट मी कंसर्न विद एक्चुअल डॉक्टर फॉर जो भी है, उनसे मैं कंसल्ट कर लूं कि ये मैंने सही लिखा नहीं लिखा, ताकि पेशेंट को भी तसल्ली रहे कि भाई कंसल्ट हो रहा है। वो इन्फॉर्मेशन उसने जैसे आपको फीड की, आप जैसे ऑब्जर्व कर रहे थे, आपने कहा हाँ बिल्कुल सही है, और ये आप मॉडिफिकेशन कर दी और आपने उसको आगे भेज दिया, ठीक है। लेकिन एक वक्त आएगा कि 2-3 महीने अपने काम करते करते सब लोगों का उस पर ट्रस्ट बढ़ जाएगा कि हाँ जी ये अब सही काम कर रहा है, सही तरह से बता रहा है, फिर आपका वो एक तरह से एम्प्लॉय हो गया। लेकिन एक डॉक्टर वो होते हैं, जब आप कहीं जाते हैं हायर करके चले जाते हैं, वो अपना स्टाइल लेके आते हैं। ये जो है रोबोट, ये अपना स्टाइल नहीं लेके आ रहा, आपके स्टाइल को आप ही की तरह मिमिक करके वो पेशेंट को सारे को ट्रीट कर रहा है उसी अंदाज में जैसे आप क्या करते थे। तो ये हो गए ये डॉक्टर के प्रोफेशन में चेंजेस जो आने वाली हैं। इसी तरह से लॉयर्स जो बन रहे हैं, ज्यादातर ऑफिस में बैठे हुए हैं जो एडवाइस दे रहे हैं, वहां पे रोबोटिक्स बैठे होंगे और वो एडवाइस दिया करेंगे, आपको एक्चुअल लॉयर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोर्ट में जाके भी कुछ अर्से में जब केस हुआ करेगा, वहां भी रोबोट्स आपके केस को रिप्रेजेंट करेंगे। हो सकता है दूसरा जज भी रोबोट ही बैठा हुआ हो, ताकि सारी चीजें जब प्रेजेंट होंगी तो इस तरह सही अंदाज में पेश होंगी कि फिर वो केस भी सही होगा, उसमें कोई हेरा फेरी भी नहीं होगी, उसमें कोई जालसाजी भी नहीं होगी, उसमें कोई रिश्वत देने दिलाने का सिस्टम भी नहीं होगा, और सही से फैसले और जल्दी जल्दी हुआ करेंगे। उसमें कोई ये भी नहीं होगा कि डेट चली आ रही है, डेट चली आ रही है, फैसले जल्दी होंगे। तो मैंने 2 फील्ड्स को लेके कम अज कम इस वीडियो में डिस्क्राइब किया है कि लॉयर्स भी खत्म हो जाएंगे एक्चुअल, और डॉक्टर्स भी काफी हद तक। ये जरूर है कि ये पॉसिबिलिटी है कि एक डॉक्टर के अंदर में ऐसे रोबोटिक डॉक्टर 6-7 हों, 10 हों, जिसको एक डॉक्टर सुपरवाइज कर रहा है कि हाँ जी सब काम सही चल रहे हैं। लेकिन 10 डॉक्टर के बजाय एक डॉक्टर फिजिकल इंसान और बकिया 10 रोबोटिक्स डॉक्टर जो कि काम कर रहे हैं। ऑलरेडी अमेरिका की दुनिया में रोबोटिक डॉक्टर आ चुके हैं जो हॉस्पिटल में राउंड लगाते हैं, रोबोटिक है, और वो पूरा राउंड लगाते हैं, हर पेशेंट के पास जाते हैं, उससे सवाल जवाब करते हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा नहीं फील कर रहे हैं, और उसके जवाब सुनते हैं, उसके बारे में उनको एडवाइस देते हैं, और फिर वो अगले पेशेंट के पास जाते हैं। तो अब राउंड जो लगते हैं हॉस्पिटल के अंदर, अक्सर जगहों पे जो हाई एंड के हॉस्पिटल हैं वहां पे रोबोटिक लोग अब राउंड लगा रहे हैं, बजाय कि एक्चुअल डॉक्टर राउंड लगाएं हर की जगह पे। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। चलिए जी, अब इसके बदले में अगली वीडियो बताता हूँ कि भैया अगर इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं तो इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, इनकी दाल रोटी कैसे चलेगी, घर में कैसे मामला करेंगे। एक लफ्ज याद रखिएगा, अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब है
बहुत बड़ी चीज़ में चीज़ों का फरावानी के साथ मौजूद होना, फरावानी के साथ। उर्दू में तो मुझे तर्जुमा याद आ गया, फरावानी। ये फरावानी पैसों की आम जिंदगी में आम लोगों के पास कैसे आएगी, इसके बारे में कुछ दिमाग लगाते हैं अगली वीडियो में। चलिए जब तक ले इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।